कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। अर्थात हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल रिलेशंस के जो वीडियोस है उसको अपलोड कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट के अंदर हमने 25 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली थी। आज हम 26वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 26वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर सीरिया में ईरानी जो वाणिज्यिक दूतावास है उस पर एयर स्ट्राइक के जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाए गए। तो ईरान के द्वारा इजराइल पर जो सीरिया में जो ईरानी वाणिज्यिक दूतावास है उस पर एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके जवाब में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन टू प्रोमिस। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन टू प्रोमिस। अर्थात हम वादा करते हैं कि हम आपको तबाह कर देंगे। तो ईरान ने 14 अप्रैल 2024 को इजराइल पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हवाई हमला किया। यह हमला क्या इजराइल के द्वारा सीरिया में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रोमिस नाम दिया है। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन से देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल किए गए? कौन सा क्षेत्र है या कौन सा देश है जिसको शेंगेन समझौता है या शेंगेन क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है? तो हमारे बुल्गारिया और रोमानिया देश है, इसको शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया। अब बात करें शेंगेन क्षेत्र की, तो इसकी बात करें तो ये क्या कहता है? पहली बात देखें तो बुल्गारिया और रोमानिया है, 31 मार्च 2024 को आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए। कौन कौन से देश है? बुल्गारिया और रोमानिया। ये जो दोनों देश है ये 31 मार्च 2024 को आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए। शेंगेन क्षेत्र क्या है? यूरोप का मुक्त आवागमन क्षेत्र है, अर्थात एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में आराम से जा सकता है, जिसमें क्या हवाई और समुद्र मार्ग से बिना वीजा की यात्रा की अनुमति होती है। इसमें क्या यूरोप का एक व्यक्ति केवल और केवल पासपोर्ट लेकर बिना किसी वीजा से एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, जिन देशों ने ये शेंगेन समझौता शामिल कर रखा है। वर्तमान में शेंगेन क्षेत्र में 29 देश शामिल है, जिसमें 25 तो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, ये 4 देश है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है लेकिन शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार के द्वारा कितने देशों में सैन्य प्रतिनिधियों भारत सरकार के द्वारा कितने देशों में सैन्य प्रतिनिधियों अर्थात डिफेंस अताशे इसकी नियुक्ति की गई है? तो हमारे 16 देशों के अंदर डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है। तो भारत सरकार ने 16 देशों में सैन्य प्रतिनिधियों अर्थात डिफेंस अताशे की नियुक्ति की है। कितने देशों में? 16 देशों में। तो बात करें इनकी नियुक्ति मुख्यतः उन देशों में की गई है जहां भारत हथियारों का निर्यात करता है, अर्थात जहां निर्यात की संभावनाएं है वहाँ पे हमारे डिफेंस अताशे इसकी नियुक्ति की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? देशों के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और हथियार निर्यात को बढ़ावा देना है। तो कितने देशों में किया है? हमारे 16 देशों में। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार करते हैं तो पहला कथन आता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसके द्वारा 5 से 6 जून 2024 को सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। दूसरी बात, यह क्या करता है? ऊर्जा परिवर्तन, टिकाऊ विमानन ईंधन, बैटरी भंडारण, हाइड्रोजन और हरित डेटा केंद्र इन पर केंद्रित है। तो दोनों देखें तो दोनों के दोनों कथन सही है। तो जवाब क्या होगा? दोनों ही सही है। तो इसके बारे में बात करें थोड़ी सी, तो जो हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, इसने क्या किया? 5 से 6 जून 2024 को सिंगापुर में पहला स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या? टिकाऊ बुनियादी ढांचा, जलवायु प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश जुटाना है। IPEF अर्थात इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसकी स्थापना मई 2022 में की गई थी और इसके सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। और टोटल कितने देश शामिल है? 14 देश शामिल है। अब बात करते हैं सितवे बंदरगाह की। तो भारत को सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है। तो ये किस देश में? तो सितवे बंदरगाह हमारे म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में हमारे सितवे बंदरगाह है। तो सितवे बंदरगाह की बात करते हैं, हमारे म्यांमार में स्थित है। भारत को इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है, जिससे
यह क्या है, चाबहार के बाद दूसरा विदेशी बंदरगाह बन गया है जिसका संचालन क्या है, भारत के पास है। और यह बंदरगाह क्या, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसका हिस्सा है। तो कौन सा प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसका हिस्सा क्या हमारे सितवे बंदरगाह, इसका संचालन का अधिकार भारत को मिल गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा द्वीप, इसको भारत सरकार के द्वारा 1974 में किस देश को सौंपा गया था, तो हमें श्रीलंका को सौंपा था। ये वाला कौन सा द्वीप है, कच्चा द्वीप। तो ये द्वीप 1974 में किसको दिया गया था, श्रीलंका को दिया गया था। तो कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल मध्य डमरू के अंदर स्थित है। 1974 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और श्रीलंका का राष्ट्रपति था श्री माओ भंडार नायके। तो इंदिरा गांधी तो हमारी भारत की प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके। इन दोनों के बीच समझौते के तहत श्रीलंका को ये द्वीप दिया गया था। यह द्वीप क्या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत द्वारा संसद के अनुमोदन के बिना हस्तांतरित किया गया था, इसलिए भारत इसको वापस मांगने की सोच रहा है। तो हाल ही में देखें एक चर्चा में रहा था वखान कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर। तो वखान कॉरिडोर कहाँ पे है, तो हमारे अफगानिस्तान में वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में एक संकीर्ण पट्टी है। ये कॉरिडोर क्या करता है, अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है और पाकिस्तान से अलग करता है। अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है और पाकिस्तान से अलग करता है, कौन सा, वखान कॉरिडोर। और ये कहाँ पे, हमारे अफगानिस्तान में है ये वखान कॉरिडोर, आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन इस्लाम नाम से एक मुहिम शुरू की है। हमारे इंडोनेशिया ने क्या किया है, ग्रीन इस्लाम नाम से एक नई मुहिम शुरू की है। किस लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इंडोनेशिया दुनिया की पहली मुस्लिम आबादी वाला पहला देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए ग्रीन इस्लाम मुस्लिम मुहिम शुरू की है। मुहिम का नाम क्या, ग्रीन इस्लाम। जकार्ता की जो इस्तकालिक मस्जिद है इसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस कर दिया गया है, जिसे ग्रीन मस्जिद के रूप में भी परिवर्तित किया गया है। कहाँ है, जकार्ता में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला पहला देश कौन है, ये हमारा न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया, डेटा बेस्ड जनगणना कराई है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बनेगा जो 2018 में डेटा बेस्ड जनगणना करवाएगा। इस जनगणना में डोर टू डोर सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकारी संस्थानों के जो डेटा है उसका उपयोग किया जाएगा जनगणना के लिए। अर्थात जैसे भारत में है आधार कार्ड या और जितने भी कार्ड है उनके जरिए जनगणना का पता लगाया जाएगा। कहाँ किया है इस लागू, ये हमारे न्यूजीलैंड के अंदर लागू किया है। फिर हाल ही में LGBTQ मतलब 5 तरह के समुदाय, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो हमारे काठमांडू नेपाल में किया जाएगा। कहाँ करेंगे इसका आयोजन, काठमांडू नेपाल में करेंगे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये 20 अप्रैल 2024 को काठमांडू नेपाल में आयोजित किया जाएगा। अब बात करें इसकी, तो इसका उद्देश्य नेपाल को LGBTQ अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। और इस एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से गैर सरकारी संगठन मयाको पहचान नेपाल के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। भारत ने किस देश को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है, तो वो देश कौन सा है, फिलीपींस। तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। तो भारत ने क्या 19 अप्रैल 2024 को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली आपूर्ति कर दी है। कब, 19 अप्रैल 2024 को फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली आपूर्ति कर दी है। भारत और फिलीपींस के बीच में जनवरी 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के अपतटीय एंटीशिप संस्करण को की आपूर्ति के लिए 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा कर लिया है। फिलीपींस और चीन के बीच में दक्षिणी चीन सागर में तनाव की स्थिति है, इसलिए उन्होंने ये मिसाइल मांगी है। किसने, फिलीपींस ने। अगला सवाल आता है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है, तो ये देश हमारे स्वीडन। तो स्वीडन क्या बना है, नाटो का 32वां सदस्य बन गया। स्वीडन आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2024 को
नाटो मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य बन गया है। 2023 में फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। नाटो क्या है? एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड बना था। और 32वां कौन बना है? हमारे 32वां कौन बना है? स्वीडन। अब बात करें WTO की, तो 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हुआ 26 फरवरी से 1 मार्च तक। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारे अबू धाबी में, जो हमारे संयुक्त अरब अमीरात में है। यहाँ पे हमारे WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर भानी सिंह अहमद अल जायद ने की थी। आ गया था विश्व व्यापार संगठन की, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते WTO के नए नए सदस्य बने, तो ये बात सही है। अगला है, वर्तमान में WTO में 166 सदस्य है, और इसमें क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है इसको एक देश के रूप में शामिल किया गया है। कितने सदस्य? 166। तो दोनों कथन सही है। कोमोरोस और लिमोर लेस्ते WTO के नए सदस्य बने। अबू धाबी में WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान इन देशों को औपचारिक सदस्यता दी गई है। अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 166। तो WTO के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? अब 166। बात करें तो हाल ही में SSN ऑकस पनडुब्बियों के लिए निर्माण के लिए किन देशों में समझौता हुआ है? तो ए से क्या होता है? AU KUS। US का मतलब होता है अमेरिका। तो कौन कौन से देश है? पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक तो हमारे क्या होता है, एक का मतलब तो ऑस्ट्रेलिया होता है, UK का मतलब UK, और US का मतलब अमेरिका। तो ऑकस में 3 देश शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। SSN ऑकस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था। और ये समझौता क्या? त्रिपक्षीय समझौता है। ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया सेना के लिए पनडुब्बी का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या करेगा? पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। और ये पनडुब्बियाँ क्या है? खुफिया जानकारी, निगरानी और पानी के भीतर युद्ध के लिए सक्षम रहेगी। ये जो पनडुब्बियाँ हैं ये खुफिया जानकारी, निगरानी और पानी के भीतर युद्ध में सक्षम रहेगी। फिर आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या आता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इसके संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो इसकी स्थापना की घोषणा भारत के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। तो इसकी स्थापना की घोषणा कब की गई थी? भारत के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता सहित बिग कैट्स का भविष्य सुरक्षित करना है। ये दोनों के दोनों कथन सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। बिग कैट अलायंस की बात कर रहे हैं। तो बिग कैट अलायंस की स्थापना की घोषणा 2023 में भारत के द्वारा की गई थी, और इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता सहित बिग कैट्स को संरक्षण देना है, और 16 देश इसमें शामिल किए गए। फिर आता है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। अगला सवाल क्या कहता है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बात करें तो इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दावोस 2024 में शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो ये बात सही है, और इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूत करना और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश को आकर्षित करना। तो ये बात भी सही है, मतलब दोनों के दोनों कथन सही है। इसके अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, इसके संदर्भ की बात कर रहे हैं। तो इसकी बात करें डिटेल से, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के शुभारंभ 2024 में दावोस शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश को आकर्षित करना है। फिर आ गया था गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हमारे फ्रांस देश है, जो क्या है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश बना है। तो फ्रांस ने क्या किया है? संविधान में संशोधन किया और संविधान करते महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार दिया है,
और दुनिया का पहला देश ये बना है। 1975 में फ्रांस में एक कानून के द्वारा गर्भपात को वैधानिक अधिकार दिया गया था, जिसमें 10 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति थी। तो अब इसको क्या संवैधानिक अधिकार दिया है। हाल ही में एक प्रोजेक्ट है सागर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है सागर प्रोजेक्ट। इसके तहत भारत के द्वारा मॉरिशस के किस द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाया गया है? कौन से प्रोजेक्ट के तहत? सागर प्रोजेक्ट के तहत भारत के द्वारा मॉरिशस के किस द्वीप पर मिलिट्री बेस तैयार किया गया है? तो द्वीप का नाम क्या है? हमारे अलागेला द्वीप। अलागेला द्वीप ये अलागेला द्वीप है, इस पर हमारा मिलिट्री बेस बना रहा है भारत। बात करें तो भारत ने सागर प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत? सागर प्रोजेक्ट के तहत मॉरिशस के अलागेला द्वीप में मिलिट्री बेस तैयार किया है। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अलागेला द्वीप में हवाई पट्टी और बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया की पहली मस्जिद बनाई है? तो वो देश कौन सा? सऊदी अरब। सऊदी अरब में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया की पहली मस्जिद बनाई। तो सऊदी अरब ने नेहा के अल जवाहरा उपनगर में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया की पहली मस्जिद बनाई है। इस मस्जिद का नाम दिवंगत अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबत्ती के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। क्या? लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारे सियोल है दक्षिणी कोरिया में, वहाँ पे आयोजित किया जाएगा लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। ये जो शिखर सम्मेलन है 18 से 20 मार्च 2024 तक दक्षिणी कोरिया के सियोल में हाइब्रिड प्रारूप में तैयार किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च को वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन को संबोधित किया था। सम्मेलन का नाम क्या है? हमारे लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? खाड़ी देशों में पहला हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो ये हमारे कहाँ होगा? सभी को पता है कहाँ हो सकता है ये? हमारे संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यूएई के अंदर ही ये मंदिर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो अबू धाबी है, तो अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर भारत और यूएई के बीच में सांस्कृतिक और धार्मिक सहयोग का प्रतीक है। फिर बात करते हैं यूपीआई की। तो भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली लॉन्च करने वाले यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? हमारे फ्रांस बन गया है, जिसने अपने देश में यूपीआई को लॉन्च किया है। फ्रांस के यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। फ्रांस की लायरा कनेक्ट और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में समझौता हो गया है। यूपीआई भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली जो ग्राहकों को वर्चुअल माध्यम में भुगतान देती है। अब तुरंत भुगतान करने की सुविधा देती है कौन? यूपीआई। अगला सवाल आता है हमारा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 14 फरवरी को दुबई में किया गया और इस सम्मेलन का विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और सम्मेलन का नाम क्या? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। अगला सवाल आता है, विश्व की पहली एयर टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई? तो एयर टैक्सी हमारी दुबई में लॉन्च की गई है, विश्व की पहली एयर टैक्सी। तो दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में 13 फरवरी 2024 को इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसके तहत एक एयर टैक्सी सेवा 2026 से शुरू कर दी जाएगी। अगला सवाल आता है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन ये नैम शिखर कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कंपाला युगांडा में किया जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हमारा 19वां ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? युगांडा, कंपाला। 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कंपाला युगांडा में 19 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित होगा। इसमें 120 सदस्य देश भाग लेंगे। 2024 शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए व्यापक सहयोग। अगला सवाल आता है हमारा, सतत विकास ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग और कार्बन न्यूट्रल की दिशा में वैश्विक लक्ष्य हासिल करने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। कौन सा? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया
पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू किए? तो इसने भारत ने डेनमार्क के साथ शुरू किए, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो भारत और डेनमार्क ने सतत विकास और ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल की दिशा में वैश्विक लक्ष्य हासिल करना है। अगला सवाल आता है, हाल ही में चर्चा में रहा था क्या? मार्गबार सरमाचर ऑपरेशन। मार्गबार सरमाचर ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो हमारे मार्गबार सरमाचर ऑपरेशन है, ये पाकिस्तान की ईरान पर जो स्ट्राइक की गई है उससे संबंधित हमारे मार्गबार सरमाचर। तो ये मार्गबार सरमाचर ऑपरेशन पाकिस्तान की ईरान पर एयर स्ट्राइक से संबंधित है। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए नए देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प कौन सा है? तो हमारे नए कौन कौन से देश शामिल ब्रिक्स में? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये हमारे ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देश है। हाल ही में ब्रिक्स समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों को नए देशों के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तरह हमने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंध है उसका करंट से संबंधित पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम किसी और विषय को लेकर करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।